अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। हुकूमत सिंध और हुकूमत पंजाब के दरमियान बयानबाजी हो रही है और साथ साथ बिजली के जो नर्ख हैं उनको कम करने पर सिंध हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों की तरफ से तनकीद हुई। लेकिन हुकूमत को एक और चैलेंज भी दरपेश है और वो चैलेंज है अपोजिशन से। और अपोजिशन की जो अलाइंस थी जिसको आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक कहा जा रहा था, अब लग ये रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से आज ये कहा गया कि वो सोलो फ्लाइट लेंगे और उनकी बात का वैसे मतलब ये था कि वो जो तहरीक चलाएंगे वो उनके अपने प्लेटफॉर्म से होगी, किसी और को वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनके मुतालिबात सबके सामने हैं। साथ साथ जमात इस्लामी की तरफ से भी ये बयानिया अब इख्तियार किया गया कि जो जमातें कन्फ्यूज़्ड हैं उनके साथ मिलकर चलने में वो इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में जो अपोजिशन की अलायंस बनने की एक उम्मीद थी इस हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए, वो कितनी कारगर साबित होगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बातचीत का तस्करा होता रहा है, जिस हवाले से मीटिंग्स भी हुई, उसमें क्या पेशरफ्त रही और इस मुज़ाकराती अमल में, रिकन्सिलिएशन के अमल में दरअसल रुकावट कौन बना और क्या ये दोबारा से शुरू हो सकता है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर सान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त सियासी तौर पे एक डेडलॉक की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि कोई निगोसिएशन अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स से होनी है तो पहले ये मैंडेट छोड़ें जो इनके पास है, लेजिटिमेट नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम PTI की बात करें तो वो ये कहते हैं कि दरअसल हम मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, इनके पास ताकत नहीं है। आपके घर पे एक मीटिंग भी हुई थी, क्या हुआ उसमें, कुछ डेवलपमेंट देखी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो इस सारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है करंट, इसमें मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ इलेक्शन से पहले विद दी मैसेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन इन पाकिस्तान, रिकन्सिलिएटरी पॉलिटिक्स के लिए इस वक्त मुल्क की ज़रूरत। फिर नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसी प्रोसेस में दिया, लेकिन उसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई। और जब इलेक्शन से पहले मैंने हालात का जायज़ा लिया था तो उसके बाद मैंने जो अब हुकूमत में लोग हैं इन्हें कहा था कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप इलेक्शन से पहले ही एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जिसकी दुनिया में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, ब्रिटेन के रेफरेंस से, साउथ अफ्रीका के रेफरेंस से, जर्मनी के रेफरेंस से, तो वो उस इलेक्टेड वाली वो नहीं, वो सिलेक्टेड वाली नहीं सही। तो लेकिन वो नहीं, उनका ख्याल था कि दे विल गेट व्हाट दे वांट। तो आपके ख्याल में इसमें इम्पेडिमेंट या रोड ब्लॉक, रुकावट कौन है जो आप कह रहे हैं रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाने? रिकन्सिलिएशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो ये जो अवाम के वोट पे डिपेंडेंस ना होने का जो हमारे इलेक्टेबल्स का तस्वुर है, एक चला आ रहा है। अच्छा, कि अगर स्पेशल मकबूलियत हो जाए तो फिर कबूलियत हो जाए तो फिर मकबूलियत तो हो ही जाती है। लेकिन इस दफ़ा 28 फरवरी को अवाम ने रिवोल्ट कर दिया पिछले 54 साल की तारीख से, और उन्होंने कबूलियत को, पुलिस डिस्टॉर्शन को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टॉर्शन को और इलेक्टेबल की माइट को चैलेंज कर दिया और अपने कैंडिडेट को इलेक्टेबल की गाड़ियों में बैठ के उसके नान खा के वोट जाके इस छोटे सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर उसने आपके उम्र वालों ने सारों का वो गड़बड़ कर दी। रिजल्ट ये निकला कि उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आए वो जिन्होंने सारी मैनेजमेंट की थी उनका ख्याल और था। उनका ख्याल था कि इलेक्शन के रिजल्ट ही ऐसे होंगे जो उनका पर्पस सर्व कर देंगे। कोई हंग पार्लियामेंट टाइप चीज हो जाएगी, मतलब किसी के 80 आ जाएंगे, किसी के 30। उन्होंने नंबर निकाले हुए थे, दे वर सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक। लेकिन ये हुआ कि रिजल्ट के बाद फिर 45 से 47 की तरफ जाना पड़ गया फॉर्म। और उस फॉर्म के बाद जो हुकूमत फॉर्म हुई वो इतनी इलिजिटिमेट थी और इतनी डिस्टॉर्टेड थी, इतनी रिजेक्टेड थी कि वो अभी तक कहीं स्टेबलाइज नहीं हो सकी। लेकिन अब चूंकि हुकूमत कब्जे में आ गई है, कब्जा ग्रुपों के, तो वो कहते हैं कि जी अब हुकूमत तो हमारे पास है, अब अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारी हुकूमत खतरे में पड़ती है।
इसलिए वो किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और मेरा कॉन्स्टेंटली ये इसरार रहा है तमाम कायदीन से कि मुल्क के लिए ही बातचीत कर लो, लेकिन वो नहीं करते। तो फिर मजबूरन मेरे लिए और कोई वे आउट नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था, पब्लिक के लिए भी नहीं था कि ऑपोजिशन ही आपस में बातचीत शुरू कर दे। सही, वो हमने शुरू करा। लेकिन उसके ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम किसी के प्लेटफॉर्म से ये सब नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि कन्फ्यूजन का शिकार जो जमातें हैं उनका हम साथ नहीं दे सकते। तो ग्रैंड अलायंस बनता भी तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अभी जो ये फर्स्ट टाइम ये जो डेवलपमेंट अब होने जा रही है, जो इन सब लीडरों की वजह से ही हो रही है, मौलाना की वजह से, नईमुर रहमान साहब की वजह से, पीर साहब, सब लोगों की वजह से, वो ये है कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो पार्टियां हुकूमत में नहीं हैं वो आपस में इकट्ठे बैठ के बातचीत करें। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसके पीछे कोई ब्लूप्रिंट बना हुआ नहीं आया था कि इधर 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 तुम बैठ जाओ, तुम सदर, तुम सेक्रेटरी और तुम ये, और इसके बाद तुमने यूं चलना है और इसके नतीजे में ये होना है। नो, अभी भी कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है। ये एक इवॉल्विंग रियलिटी है जिसके पीछे मोटिवेटिंग फोर्स इज द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पब्लिक की मेजॉरिटी चूंकि इस वक्त हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रही, अच्छा, इसलिए वो ऑपोजिशन लीडरों को आगे बढ़ने के लिए, इकट्ठे होने के लिए कंपेल कर रही है। जो आपका सवाल है कि जी वो कह रहे, ये तमाम के तमाम जो ऑपोजिशन के लीडर हैं ये पहले ही हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं। मौलाना भी निकले हुए हैं, उनके अपने जलसों का शेड्यूल मौजूद है, नईम साहब के जलसों का अपना शेड्यूल मौजूद है, पीटीआई का अपना मौजूद है। वजह क्या है कि जो कोई भी मजमा लगा के खड़ा हो जाता है, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं दुखे हुए हुकूमत के। विनर टेक्स ऑल वाली बात है। और इसलिए ये जो तहरीक है ये पहले से चल रही है। इसका जो अगला फेज है उस पर अभी हम बात करें। नहीं, इसमें अब देखिए ना, तहरीके इंसाफ हुकूमत पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर पीटीआई की अकॉर्डिंग टू यू 8 फरवरी को ऐसी चीज़ हो गई जो किसी ने सोची नहीं हुई थी उनकी फेवर में, तो पावर तो अपने आप को इस्टेब्लिश करती है ना। पीपल्स पार्टी ने उनसे रब्ता किया, चंद साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हुकूमत बनाते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। गलती की उन्होंने, या रब्ता हुआ ही नहीं था? नहीं, गलती क्या की, वो पागल है। देखे ना जी, अपनी नफी के साथ वो कहते हैं कि जीरो के साथ कोई चीज भी मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जो इस वक्त हुकूमत में है, ये 2 जीरो हैं जो बैठे हुए हुकूमत में। दे आर डाइंग रियलिटीज। they were never a democratic realities, they were family concerns। उन्होंने जो कुछ पिछले 54 साल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के किया है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई किया है, उन्होंने जमहूरी प्रैक्टिसेस को डिफाई किया है और ड्रामा किया है। अच्छा। हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट से हेल्प लेके इक्तदार में आए, इक्तदार में जाने लगे तो उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और फिर अपने आप को लेजिटिमेट बना लिया। और यहाँ पे हमारे जितने दानिश्वर थे जो डेमोक्रेसी लविंग थे, उनको भी उन्होंने अल्योर कर लिया कि देखें जी, हम तो जमहूरियत की वजह से रगड़ा खा रहे हैं। वो जमहूरियत की वजह से तो रगड़ा नहीं खा रहे थे, उन्होंने कभी जमहूरियत को डिलीवरेबल बनाया ही नहीं है। जमहूरियत के जरिए डिलीवरी उन्होंने कोई की नहीं है। ना करने की वजह से हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की भी स्पेस रही, उनकी भी स्पेस रही। लेकिन ये जो डेफिनेशन आपने बताई है सियासी जमातों की जो ऐसा करते हैं, ये तो तहरीके इंसाफ पे भी पूरी उतरती दिखाई दे रही है कि इक़्तिदार से जब निकल आए तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, उससे पहले उन्हीं की मदद से आए। तो ये इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं बचेगा। एक फ़र्क है सिर्फ कि वो फैमिली कंसर्न नहीं है। अच्छा, देखिए ना, जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया इमरान खान साहब ने, मैं आई एम द ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा था कि कोई कहता था जी वो अपनी सिस्टर को बना देंगे, फलां को बना देंगे। जब उन्होंने गौहर को बनाया तो मैंने उस वक्त स्टेटमेंट दी कि तुमने यार कम अज़ कम मरूसी सियासत का खात्मा किया है, जिसके लिए यू आर एप्रिशिएबल। बाकी उनके बारे में जो कुछ है वो मैं जानता हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं नोबडीज हैं सब ये, और ये इसीलिए अब इक़्तिदार में आ गए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि असल लीडरशिप बाहर है। जब वो वापस आएंगे ये सब आउट हो जाएंगे। देखें, दुनिया के अंदर जब भी कोई इनकलाब तो कोई चीज़ नहीं होती, नोबडीज की हुकूमत ही इनकलाब होती है। अच्छा, हाँ, जब नए लोग पावर में आते हैं तो वो इनकलाब होता है ना यार। इनकलाब के नतीजे, ओ सॉरी, वो हम दूसरी डिस्कशन की आपके जो बेसिक टॉपिक की तरफ में स्लिप हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि नोबडीज जो होते हैं, जब नई एंटिटीज़ डेवलप होती हैं, नए रियलिटीज़ बनती हैं, तो उसमें नए लोग सामने आते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि ये जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, ये किस तरह इवॉल्व होगी, नोबडीज की तरफ मजीद जाएगी। तो वो ट्रोजन हॉर्स कहते हैं ना कि एक रैंक्स के अंदर ऐसा आदमी होना जिस पे आप एतमाद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं?
जिसको बहुत से लोग सस्पेक्ट करते हैं। देखें, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है ना वो सबको सस्पेक्ट करती है, तो फर्ज करें एक दूसरे को भी। मैं फर्क क्या पड़ता है, जब तक पब्लिक ट्रस्ट टॉप पे है, नीचे तमाम जितनी भी बगावतें होंगी सारी मर जाएंगी। क्योंकि अभी मैंने हुकूमत वालों को कहा, यार मैं तुम जेल में बिठा के सरकारी खर्चे के ऊपर एक बंदे को लीडर बनाना चाह रहे हो तो बना लो। जितना इस वक्त ये डिस्टॉर्शन कर रहे हैं खान साहब के साथ, उतनी ही पॉपुलैरिटी लेवल, मैंने कहा है कि इस वक्त देयर इज अ फायरवॉल अराउंड इमरान खान। सही, वो पब्लिक सपोर्ट किया। अच्छा, और आपने ये भी कहा ना कि हुकूमत इस बात से खौफजदा है कि अगर मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया तो उनका मैंडेट कमज़ोर है, ये बाहर हो सकते हैं। इस पर खान साहब ने भी ये कहा कि अचकज़ई साहब को हमने नुमाइंदा मुकर्रर किया मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर ही नहीं हुआ। तो जब तक वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, इन मुज़ाकरात की क्या वैल्यू रहेगी? देखिए, मैंने दो बातें की थी। एक, पहले उनकी तरफ से आ रहा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये वो पीटीआई, मैंने उन्हें साफ कहा था, पब्लिकली कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ना बात कर रही है, ना उसे करनी चाहिए और ना करेगी। मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने ना करेगी मेरी इन्वर्टेड कॉमर्स में ये ख्वाहिश है। अच्छा जी। दूसरी तरफ ये है कि इन्हीं से मुज़ाकरात पार्लियामेंट में होने चाहिए। मैंने बहुत वजाहत से कहा, पार्लियामेंट में मुज़ाकरात अगर होते हैं तो वो वाली बात है जो आप पहले फरमा रहे थे कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो ये महसूस करते हैं कि अगर पतन तक हमें फारिग कर रहा है तो बाकी क्या रह गया। अगर अदालतों में चला गया मामला तो अदालतों से तो वैसे ही ये सफ़ेद आउट हो जाएंगे। इन्होंने एक 9 मई का एक अलूजन फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन बनाया हुआ है, जिसको किसी लीगल प्रोसीडिंग में हुकूमत नहीं डाल रही, सिर्फ उनके जरिए मीडिया हाइप क्रिएट करके किसी को गद्दार, किसी को मुलजम, किसी को मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दे आर नॉट रेडी, या दे डोंट हैव द मतलब डिजायर्ड जिसे कहते हैं एविडेंस to prove somebody guilty in the court। लेकिन इस पे पार्टी की पोजीशन तो वाज़ेह है ना कि हर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। आप कह रहे हैं नून लीग पॉलिटिकली यूज़ कर रही है इसको, तहरीक इंसाफ डिनाई कर रही है, आपकी पोजीशन क्या है? 9 मई का ब्लेम किस पे आता है? 9 मई का ब्लेम हुकूमत पे आता है, इस हुकूमत पे जी, या जो उस वक्त हुकूमत थी। अच्छा। इस हुकूमत पे इसलिए आता है, 1 साल और 3 महीने गुजर गए इस हुकूमत को आए हुए भी, अब 8-6 महीने ये हो गए, पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी। इन्होंने अभी तक इस्तगासा ही मुकम्मल नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनाया। बयान सुबह वजीर उठ के रोज दे देते हैं एज इफ के वो अदालत है, एज इफ के वो जज है, एज इफ के उन्होंने फैसला करना है कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है। इमरान खान को हम ये कहते कहते पिट गए कि यार तू किसी को चोर ना कहा करो जब तक कोई प्रूव नहीं हो जाता। और ये जो है ये रोज गद्दार बनाने के लिए टुरे होते हैं। मतलब इट मीन्स कि दे लैक कॉमन सेंस और द लीगल सेंस, या वो इंटेंशनली इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो एक गर्द उड़ा के उस गर्द में से वो सिंपैथी लेना चाहते हैं उस इदारे की। देखना इस मामले में मुद्दई कौन है? फौज है। 9 मई के मामले मुद्दई, और केस क्या है? ये दीवानी केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। बिल्कुल। क्रिमिनल केस में मुद्दई तो हुकूमत होती है। मेरी अगर मैंने कंप्लेंट की हुई है, पुलिस, मैं फर्ज करे आर्मी हूं, तो मेरी दाद रसी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं तो हुकूमत को अगर इस पे पॉलिटिकल फायदा भी है तो फिर क्या वो इनएफिशिएंट है, या सिर्फ ये मीडिया ट्रायल की हद तक इसको महदूद रखना चाहती है? उनके पास कुछ है नहीं शायद, या वो खुद नहीं करना चाहते। खान साहब तो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज ला दें तो मैं बंदों को निकाल दूंगा। तो मैं कह रहा हूं, तो ये वो भी क्रिएट नहीं कर सकते आपको लगता है? क्रिएट नहीं है, या होगी नहीं, या इनके अगेंस्ट होगी। मैं तो इसलिए कहता, मैंने तो ये कहा, मैंने कहा इसका मतलब है कि ये खुद मुजरिम है, ये क्यों नहीं एक्यूज करते? मैं तो देखें अमेरिका है ना वो, और फिर मैं क्रिमिनल जो होती है ना अकाउंटेबिलिटी, वो फर्द की होती है, इदारे की नहीं हो सकती। कैपिटल हिल अटैक हुआ, ठीक है, साथ जो भाई मिस्टर एक्स ने ये किया, मिस्टर वाई ने ये किया, उन्हें सजा दे दो, सजा देनी चाहिए और इस मामले में तो बनती है। लेकिन कौन देगा? हुकूमत देगी ना। वो जी वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका, भाई सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड करना किसका? तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब हर चीज को इधर आवाम को कुछ देना है तो जी वो फौज नहीं देने देती, हुकूमत ने परफॉर्म करना है तो जी वो नहीं परफॉर्म करने देता, इंसाफ कराना है तो जी वो हमें वो नहीं। अदालत से लड़ना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से आवाम को लड़ाना चाहते हैं, और बीच में से अपना जो है दाव लगा। साहब ये कंफ्यूजन नहीं है कि एक तरफ हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता है कि कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि ये मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे,
क्या उनके पास ताकत है या नहीं है? अगर तो बिल्कुल इनएफिशिएंट हैं, पावर है ही नहीं, तो हाउ कैन दे स्टॉप दिस अगर ये बात होनी भी है तो? देखिए, इसके ऊपर तो मेरा पिछले 54 साल का मुकदमा है। अच्छा। कि अख्तियार उसके पास होता है जिसको आइन ने दिया होता है, जो इक़्तिदार में होता है। अगर वो उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करता तब भी उसकी कमजोरी है। अगर उसको वो बाद में आगे, खा इमरान साहब क्यों ना हो, खा जी, हमें उस वक्त काम नहीं करने दिया गया। हाँ। भाई काम नहीं करने दे तो दफा हो जाए, छोड़ दो, लीव इट। बिल्कुल। अपना केस जाके उनसे लड़ो जो तुम्हें लेके आए हैं। जब आप आंसरेबल ही नहीं, अगर इफ यू कांट डिलीवर, जब आप डिलीवर नहीं करते उसके बावजूद जो है, अब इस वक्त जो है नया तमाशा होता है कि हम एक पेज पे हैं। इससे रिडिकुलस स्टेटमेंट। फौज और हुकूमत एक पेज पे नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं। बिल्कुल, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द। अच्छा, अब ये है कि ये इनका एक से क्या मतलब है कि जी हुकूमती पार्टी और फौज एक पेज पे है, वो हो नहीं सकते। अच्छा, फौज को आप हुकूमती पार्टी के ताबे नहीं कर सकते, उसको आप ऑपोजिशन के अगेंस्ट नहीं कर सकते, उसको आप पब्लिक के अगेंस्ट नहीं कर सकते। इसलिए एक ऐसे मतलब लायानी किस्म की टर्मिनोलॉजीज इवॉल्व की हुई हैं जो नफी है आइन की, जो नफी है जमहूरियत की, जो नफी है एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन जहां तक मीडिया पर बयानियां बनाने का ताल्लुक है, फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी को हुकूमत अब इस पॉस्चरिंग की तरह इस्तेमाल कर रही है कि दरअसल ये आगाज़ हो चुका है उस सारी अपरूटिंग का जो प्रोजेक्ट इमरान की फॉर्म में लॉन्च की गई थी। अब वो कह रहे हैं कि इसका दायरा कार बढ़ाया जाए, साकिब निसार साहब को भी इस दायरे में लेकर आएँ। तो आप अग्री करते हैं कि जिस तरह कॉल लीक हुई, साकिब निसार साहब के साहबजादे की टिकट्स बांट रहे हैं, पैसों के बारे में पूछ रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, कुछ सवाल होना चाहिए? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त सब्जेक्ट है जो अंडर डिस्कशन है। पहली बात जो है, फैज़ साहब के सामने साथ जो कुछ हो रहा है या जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, वो एक कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट रखने वाले इदारे की तरफ से अपने किसी फर्द की अकाउंटेबिलिटी हो रही है जो हाईएस्ट पोजीशन पे रहा। वाई इज खान साहब स्केयर्ड ऑफ इट? मैं अर्ज करता हूँ, देखें जी, उसकी हो रही है अकाउंटेबिलिटी, इसमें नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। अच्छा, देखें जी, इसके अंदर अब मैं खान साहब का भी मैं बताता हूँ, हुकूमत का उसके ऊपर ढोल बजाना, कभी किसी चपड़ासी को पकड़ लेना जेल के और उसके ऊपर अपने मीडिया से, अफसोस के साथ हमारे अपने भाई हैं, वो पूरा पूरा एक हेयर से और एक स्टोरी बना के आके घंटों बोलते हैं कि जी ये जो पकड़ी गई हैं, इसके पकड़े जाने के नतीजे में खान साहब पकड़े जाएंगे और खान साहब के पकड़े जाने के नतीजे में पीटीआई खत्म हो जाएगी और इनको फांसी लग जाएगी। एक भुट्टो को फांसी लगा के क्या इन्होंने खत्म कर लिया? आज तक पीपल्स पार्टी को तो खत्म नहीं कर सके जो उसको करा लेंगे। पार्टियां अकाउंट से मुकदमों से खत्म नहीं होती, पार्टियां को तो अवाम बनाती है, अवाम खत्म करती है। इस मौके के ऊपर हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, फौज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कहते हैं हमने सफर किया ना इनके हाथों के, हम 2017 में हमारी चलती हुई हुकूमत को निकाल दिया गया, फिर बाद में हमारे उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये फरीक थे, ये मैदान में थे हमारे अगेंस्ट। कौन? फैज़ साहब। फैज़ साहब मैदान में क्यों थे भाई? इन्होंने तो पिछले 4-6 महीनों में जो टीवी पे बैठ के इनके वजीरों ने ड्रामा बनाया सीक्रेट एक्ट का, भाई आर्मी, देखें आर्मी के पूरी डेवलप जो होती है प्रमोशन और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आर्मी खुद करती है, सही, कभी उसकी कोई खबर नहीं आती। एक काम है पूरी फौज के अंदर, एक अपॉइंटमेंट जो सियासतदानों के जिम्मे है, चीफ, उसका इन्होंने बैंड बजा दिया। उससे रिलेटेड कोई लूज स्टॉक नहीं है जो इनके वजीरों ने, जो इनके स्पीकरों ने ना कि ऐसे है कि जैसे किसी ठेकेदार की अपॉइंटमेंट, उन्होंने ठेका देता तो मैनू क्या ना दो, उसने उसको कहा कि जी उसको, भाई आपने अगर किसी वजह से आप पावर में थे ही, एक इदारा जो कि किसी हद तक क्लोज्ड इदारा है, उसकी सेंटिटी को आप नीलाम कर रहे हैं। वजीर बैठ के बात टीवी प्रोग्रामों में आके उसने मुझे ये कहा जैसे कुछ वो हो रहा हो, डील्स हो रही हो। तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं फैज़ साहब कॉल करवाते थे, चीफ लगा दो मुझे, मतलब ये कि ये बातें अगर वो कॉल कराते थे तो तुम उन्हें अंदर कर देते, और अगर वो नहीं कराते थे तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? उस वक्त कुछ कहते, आज कह रहे हो, और खुद जी मैंने चीफ को फोन किया और मुझे इलेक्शन जितवा दिया। यार कोई हया होता है, कोई शर्म उन्हीं के अपने अल्फाज में। कोई 10 साल प्लान था वैसे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ रहा था जो ये हुकूमत एक्यूज करती है। इट्स ऑल रिडिकुलस।
ये सारी कहानियां बनाने वाले लोग जो हैं उन्हें सोचना चाहिए कि कोई चीज़ कैसे हो सकती है। आज अबूरी हुकूमत वो एक वजीर ने कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन नजर आ रहा है, और मैंने तो कहा था कि हुकूमत का मेल्टडाउन नजर आ रहा है, उन कॉन्स्टिट्यूशन का मेल्टडाउन। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, कौन लगाएगा? किधर है वो शेर जो मार्शल लॉ लगाएगा? नहीं है कोई इस वक्त। और साकिब निसार साहब पे कमेंट कर दीजिए कि साकिब निसार साहब का केस किस तरह से टेकअप करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या उसमें लेजिटिमेट पोजीशन? देखें जी, जहां तक साकिब निसार साहब का केस है, अगर कोई केस है तो वो तो दो ही केस होते हैं, या वो अदालत में जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो मीडिया केस है मतलब अदलिया करेगी, वो अदलिया करेगी। ये मीडिया केस जो बना रहे हैं ये मीडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कहना उनका यही था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर और जमहूरियत का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उसके बगैर आप जमहूरियत किसी भी निज़ाम को नहीं कह सकते। अब इस रिफॉर्म को करने में कंसेंसस कैसे बनता है, सियासतदान एक पेज पर आते हैं, एक टेबल पर बैठ कर बात करते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल मौजूद रहेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से अपने मंशूर में मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कहा गया था कि नैब को वो डिज़ोल्व करना चाहते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि नैब की तरफ से तोशा खाना 2 रेफरेंस दायर किया गया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अगेंस्ट, और साथ साथ आज ही के रोज़ एहसन इकबाल साहब के अगेंस्ट जो नैब का रेफरेंस था वो ख़त्म हुआ, केस ख़त्म हुआ। तो इस पर हुकूमत अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, और दूसरी चीज़ तहरीक इंसाफ अब क्या सोच रही है अगर मौलाना साहब उनके प्लेटफॉर्म से और जमात इस्लामी उनके प्लेटफॉर्म से तहरीक नहीं चलाती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, राना एहसान अफजाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब से खासी उम्मीदें थी आपकी, आपने कहा था कि ग्रैंड अलायंस बनेगा और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक चलेगी। उन्होंने तो ये कह दिया कि हम सोलो फ्लाइट करेंगे, इसके अलावा मुश्तरका तहरीक का उनका प्लान लग नहीं रहा, तो इसकी क्या वजह बनी? देखिए, जब मंजिल एक हो तो अगर आप अपने तरीके के साथ जद्दोजहद करना चाहें तो मेरे ख्याल में इसमें कतई दो राय भी नहीं है और इतराज भी नहीं है, क्योंकि मंजिल एक है। मंजिल ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो। इस वक्त तो पाकिस्तान में जंगल का कानून है, और जिस तरह आप देख लीजिए इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का जनाजा निकाला जा रहा है, जिस तरह सियासी कारकुनों को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है 2 साल से, जिस तरह जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ के तलबगार हैं। तो इन हालात में मंजिल एक ही है कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से हमने इत्तेहाद बनाया, उसके लिए जद्दोजहद करना और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि ये ना हो कि दोबारा से आप मौलाना साहब के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो पहले करते थे। अच्छा, मैं आपको गुजारिश करूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ना हमारा कोई नजरियाती इत्तेहाद है, ना कोई सियासी इत्तेहाद है। अच्छा। और शायद माजी में और मुस्तक़बिल करीब में हो भी ना। ये तो इस वक्त हम सब लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको याद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियां अरबों में उनकी खरीदो फरोख्त हुई है। इस तरह अचकज़ई साहब ने भी कहा। तो इशू जो है इशू एक है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं कि माजी की तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो गले को पड़ते हैं, और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो पाँव में होते हैं ना। पीर पगाड़ा साहब ने कहा था, वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे इत्मीनान को बहुत बुरी तरह ठेस पहुंचाई है, मुझे बल्कि चीट किया है। हमारा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर उन्हें वजीर आजम बनना होता तो मंजिल तो बिल्कुल करीब थी कि हर तरह का हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, पार्टी तोड़ दी गई, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, और आपने देखा कि साड़ी गल हो गई है, टेलीफोन बंद। इमरान खान तो 15 सीटें नहीं लेगा, जब हमें इसके बावजूद 2/3 मेजोरिटी मिली, जो कि फॉर्म 47 के जरिए 90 हमारी सीटें 92 सीटें रह गई, उनमें से 4 अब दोबारा फिर वापस लेनी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने। तो पीपल्स पार्टी तो चल के गई थी हमारे लिए, हमारे साथ क्या ये खान साहब वजीर आजम बने, आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। इशू ये नहीं है, आपने इनकार कर दिया। इमरान खान इस वक्त जो इतनी बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं वो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए। कि चलें ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। राना एहसान साहब, ये मुझे याद है नैब के हवाले से आपके मंशूर में ये मौजूद था कि नैब को ख़त्म करना है। आज तोशा खाना 2 रेफरेंस दायर हो गया है और आज ही के रोज़ एहसन इकबाल साहब के हवाले से जो केस था नैब का वो ख़त्म हो गया है।
तो अब जो एक ऐसा रेफरेंस जिसका एक पहला हिस्सा हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टर्मिनेट किया, मुअत्तल किया, अब दोबारा से एक नया रेफरेंस शुरू हो चुका है, तो आप तो असूलन नैब के खिलाफ नहीं हैं, आप इंडोर्स करते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल नैब के बारे में हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि नैब जो है वो जिस तरह से एहतसाब करती रही है उसके नताइज नहीं निकले, लेकिन अभी उसके लिए उसको रैप अप करना है या क्या करना है वो कोई अभी फाइनल कोई उसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ, और ये कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर ये फैसला हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी नैब एग्जिस्ट करती है और वो अपना काम कर रही है, जो कि देखिए नैब को तो हमने काफी हद तक जो उसके काले कानून थे, जो 90 दिन तक आप रिमांड में लेके आप बल्कि 2-2 साल तक आपने 1.5 साल रखा, कोई रेफरेंस की फाइल किया, तो रिमांड वैसे दोबारा बढ़ा दिया था आपने? जी, वो बढ़ाया था, उसको 40 दिन किया था 14 से मेरे गालबन, तो क्योंकि वो उनकी ये डिमांड थी कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम चाहिए। लेकिन अभी देखें, बात ये है कि खान साहब की जो करतूतें हैं वो अब सामने आ रही हैं उनके, चाहे वो तोशा खाना हो। राना साहब मुझे ये बताएं, ये फैज साहब के हवाले से आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप इसकी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कर रहे हैं, सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक इदारे ने फैसला किया कि वो एहतसाब करेंगे, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, तो उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, एक ये इल्ज़ाम, और दूसरा साकिब निसार साहब के ऊपर जो मीडिया कैंपेन शुरू हुई है। अब गवर्नमेंट का इशू ये है कि बात तो हो गई, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई एविडेंस भी लाना पड़ेगा ना, या वो प्लान नहीं है आपका? नहीं, देखिए, बात ये तो खुद असाबी का अमल है, खुद एहतसाबी का अमल जो चल रहा है फौज के अंदर। अब वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे चीजें रिवील हो रही हैं, और फिर ये जो गिरफ्तारियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और बिल्कुल ये जो कलूजन का एक निज़ाम था कि रिटायरमेंट के बाद और विद इन आर्मी ऐसे जो चीज़ें थी जो मेल जोल के चल रही थी, जो सपोर्ट एक मिल रही थी जो कि गैर आईनी थी, और जो 9 मई से भी हमें लगता है बिल्कुल ये इस तरह की एविडेंस नज़र आ रही है कि वो कनेक्टेड थे। तो ये ऑनगोइंग चीज़ें हैं, इसके अंदर हम पॉलिटिकल माइलेज हमने कौन सी दी है? बिल्कुल फैज साहब के हवाले से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा क्लियर था, बल्कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़े, ये तो जो डीजी आए आज के हाजिर हैं, जब वो पहला दिन खान साहब से जब वो मिले तो उनसे खान साहब ने पूछा था मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, और उन्होंने कहा मईशत है, उन्होंने कहा नहीं ऑपोजिशन है। तो फैज साहब जो है वो उसी मसले को तो हल कर रहे थे, ऑपोजिशन वाले मसले को, जिसके तहत वो चाहते थे कि ये डीजीआई लगे रहें, और जो किरदार फिर उनका रिटायरमेंट के बाद था वो भी क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें ऑनगोइंग हैं, और अगर हम कोई ये बातें कर रहे हैं तो वो पहले भी हम उनका नाम लेते थे, अभी भी हम समझते हैं कि फैज साहब। ठीक है। इस पे बसरा साहब मुझे ये बताएं कि एक कन्फ्यूजन जो तहरीक इंसाफ के रैंक्स में दिखाई देती है ना, कि अपने फॉलोवर को तो उन्होंने कन्विंस कर लिया कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, फिर साथ ये भी कह दिया कि फैज साहब कौम का असासा हैं। अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर चंद शख्सियात के आप एंटी हैं या उनके पॉलिटिकल रोल के एंटी हैं? ये लग नहीं रहा बयानात से। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले राना साहब ने 2-3 बातें कही हैं। नैब कवानीन के हवाले से जो तरमीम इन्होंने की है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था और खान साहब ने जेल से बड़ा तारीखी फिक्रा कहा था। उन्होंने कहा जज साहब, अगर मैं इन तरमीमों को, जो ये तरमीम लेकर आए हैं नून लीग वाले, अगर इनको मैं सपोर्ट करूं, मैं तो जेल से भी बाहर आ सकता हूं और हमारे तमाम लोग भी जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मेरा मुल्क डूब जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तरमीम है वो किन मकासद के लिए हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं। और मुझे अभी तक याद है कि यही नैब था जिसने कहा था कि मियां नवाज शरीफ, जिसने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, मियां शहबाज शरीफ ने की है, जब वो वापस आए यही नैब अदालतों में गया, उन्होंने कहा जी अब हमारे पास सबूत, उन्होंने कहा था हम इनके खिलाफ केस चलाना है। चलें फैज साहब वाले उस सवाल पे आ जाइए ना, काइंडली। केस वापस ले लिया। अब रही जनरल फैज की बात। देखिए, जनरल फैज का जहां तक मामला है, मेरा ख्याल कहता है कि हम तो यही समझ रहे थे, और पहले दिन हमने बयान भी यही किया था, और ISPR का स्टेटमेंट आया था कि उनको फौज ने अपनी तहवील में लिया है और फौज का अपना तरीकाकार है, और बिल्कुल एहतसाब का निजाम होना चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं। तो फिर इस प्रेशर में क्यों है कि उन्होंने कोई बयान दे दिया तो हमारे खिलाफ एक मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा? मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन आपने देखा कि गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जिस तरह तारड़, उसके बाद आप देख लें अपना शर्जील मेमन, बैरिस्टर अकील और बहुत सारे भी, राना साहब भी कह रहे थे कि
अब जब ये सियासतदान अब मैदान में आ गए हैं तो वो जो बात हम कह रहे थे और जो खान साहब ने कही है कि इसका मतलब है कि जनरल फैज की गिरफ्तारी एक बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह 9 मई एक बहाना था और इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। ये फिर पॉलिटिसाइज तो फिर आप कर रहे हैं ना इस एहतसाबी अमल को, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बहाना है, निशाना। पॉलिटिसाइज भाई मुझे बताइए, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया था मेरे भाई राना साहब से कि भाई आपका क्या लेना देना। राना साहब ने बढ़िया एक ब्रेकिंग न्यूज दी है जो आपने उनका जवाब में जी आप दीजिए बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, फौज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जहां तक आपने कहा खान साहब ने एहसास वाली बात कही, मेरे ख्याल में जितने मुंह उतनी बातें। इमरान खान साहब ने हरकत यही कहा था कि जब अफगानिस्तान वाला इश्यू चल रहा था, जब आज वही बात जो खान साहब कह रहे सच साबित हो रही है कि 3 साल उन्होंने तालिबान के हवाले से काम किया था और कहा था कि उस वक्त वो हमारा असासा थे और मैंने कहा था इनको चेंज ना करें। मेरे भाई हमने तो मुतालबा कर दिया है, अब तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पहले 9 मई की इनके पास बहुत शहादतें हैं, 1 साल हो गया निकला कुछ भी नहीं है और सारे केसेस लोग बरी हो रहे हैं। आज बुशरा बेगम 9, 12, 13 केसेस में डिस्चार्ज हो गई है। इन्हें कहें कि अभी फौरी तौर पर जुडिशियल कमीशन बना दे, जनरल फैज को भी, इमरान खान साहब को भी। चले मैं इस पे जवाब ले लेता हूं, ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना एहसान साहब, ये तो एक इशू है ना कि अब ये मीडिया ट्रायल तो शुरू हो जाता है, लेकिन 9 मई के हवाले से भी बात करें तो आज तक चालान मुकम्मल नहीं हो सके, गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, पिछली हुकूमत भी आपकी थी, अब वाली भी आपकी है। एक और मसला जो रेस हो गया वो रऊफ हसन साहब का भारतीय एजेंट होना है, उसके ऊपर भी अगर कोई सॉलिड चीज़ आपके पास है, क्या ये मीडिया के हद तक ही रहेगा सब, फिर आप पर इल्ज़ाम लगता रहेगा कि आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर रहे हैं? ये देखिए, मीडिया की हद तक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा ना जी। ये तो अब केसेस आगे, अगर फैज DGI फैज साहब हैं साहब का, तो वो उनका केस अभी चल रहा है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। अगर रऊफ साहब की बात है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनका अरेस्ट जो है, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हकायक मिले, एविडेंस मिला, उसके ऊपर वो अदालतों में जाएगा, तो अदालतों में ही साबित होगा। तो ये जुडिशियल कमीशन का मुतालबा भी तो है ना PTI का। नहीं देखिए, वो तो अब इनके तो मुतालबात बेइंतहा हैं। अब अदालतों के अंदर जो केस चल रहे हैं, हमारी भी अदालतों से शिकवा है कि क्या अदालतें जो है एक आदमी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, एक आदमी को भी सजा नहीं दे सकी 9 मई के हवाले से, जबकि हजारों वीडियो एविडेंस मौजूद है, चीजें मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियोज मौजूद हैं। और बेशक प्रोसिक्यूशन के अंदर भी कोताही कमी होगी, लेकिन जुडिशरी के हवाले से भी जो है आप देख सकते हैं कि कोई सजा एक बंदे को भी नहीं सुनाई गई। तो ये शिकवा तो हमारी तरफ से भी है। और ये कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा कि अगर हम जो चीजें एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि किसने की, वहां हम किसी जो है कंक्लूजन पे ना पहुंचे। वो खान साहब तो आपसे फुटेज मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं फुटेज दिखाएं, मैं लोगों को निकाल दूंगा, माफी मांग लूंगा मैं। इफ यू हैव द एविडेंस, व्हाई डोंट यू पुट इट अप? देखें, बिल्कुल ये एविडेंस पुट अप की जा रही होगी, मैं तो नहीं केसेस के ऊपर वहां, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो ये अदालतों को, अगर बात ये है कि साइफर के ऊपर अगर एक ऑडियो है और वो कहते हैं कि हमने साइफर से खेलना है, और जो जज है वो उस ऑडियो को तस्लीम ही नहीं करते एज एविडेंस, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जी ऑडियो कहां से आई, कैसे आई, और इस बेसिस पे नेशनल सिक्योरिटी के मैटर के ऊपर आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये तो डिस्कशन जजों के पास है। ठीक है, बसरा साहब यू हैव द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट है। अच्छा, जिस तरह 9 मई में वो कहते हैं निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसी तरह आप देख लीजिएगा जिन फैज वाला मामला ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि पहले कहा कि हमारे पास एविडेंस है, अब कह रहे हैं कि एविडेंस उनके पास आ रही होगी। तो मेरे भाई, अभी तो इन्होंने ये भी कह देना, इमरान खान साहब 9 मई के महीना बाद गिरफ्तार हुए थे कि 9 मई के बाद जिसके खान साहब ने इंटरव्यू दिया वो भी 9 मई में मुलव्वस थे। रऊफ हसन जो है, वो जो इंडियन जिससे बात हुई है उनकी, वो भी 9 मई में मुलव्वस है। अभी जो अमेरिका के अंदर जिस साथी से बात हुई वो भी 9 मई में मुलव्वस है। उसकी वजह इनके पास अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि पल्ले नहीं तेला दिखा दी मेला मेला, आप बेचारे सियासी तौर पे तो कांस्टेबल भी मुंतखब नहीं हो सकते। इमरान खान नहीं, वो जिस तरह आप सबको रेजीम चेंज में इन्वॉल्व करते थे उस तरह वो 9 मई में कर रहे हैं, अब बराबर हो गया ना।
अच्छा मेरी बात, रजीम चेंज में क्या साबित नहीं हुआ? इनके तो अपने लोगों ने कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान जो उस वक्त पीडीएम के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा हाँ हमें जनरल बाजवा ने बुलाया, हमें बकायदा डिक्टेशन दी गई। जुबैर साहब जो इनके तर्जमान है, उन्होंने क्या कहा? आखिरी बात मेरे भाई, अभी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि रऊफ हसन साहब को इन्होंने इस बुनियाद पे दहशतगर्द कहना है कि वो जो इंडिया के सहाफ़ी से बात हो रही थी, अमेरिका के सहाफ़ी से बात हो रही थी, इसलिए इनकी तमाम चीजें जो है कौम समझ चुकी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना एहसान साहब मौजूद थे। कहना यही है, तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, कि जनरल रिटायर्ड फैज़ के ख़िलाफ़ जो केस चलाया जा रहा है, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ का जो कंसर्न है कि अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आता है 9 मई से मुतल्लिक जिसमें पीटीआई के लिए या उनके एक्स चेयरमैन के लिए मज़ीद मुश्किलात क्रिएट हो जाएं, तो फिर पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।